तो बहुत आराम से, बहुत सिस्टमेटिकली वे में सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से चीज़ों को समझना है मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, जल्दबाजी बहुत होती है। लोगों को लगता है कि आज पैसा लगाओ, कल करोड़पति बन जाओ, परसों स्वर सुधार जाओ, बस काम खत्म, रुकने का समय ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो भाई इतनी जल्दी नहीं करनी है आप लोग। ठीक है ना। मार्केट जब आप पैदा नहीं हुए थे तब भी यहीं था, जब मरोगे उसके बाद भी यहीं रहेगा। रहो, कौन नहीं रहेगा, वो आप और हम नहीं रहेंगे, मार्केट हमेशा यहीं रहने वाला है। कई लोगों को लगता है कि गोल्ड आज भाग गया, मूवमेंट हो गई, अब जीवन में दोबारा मूवमेंट नहीं होगी। है ना। ऐसा लगता है कि भाई निकल गया हाथ से बस। काश मैं ले लेता तो ऐसा हो जाता, काश ये कर लेता था। अरे भाई, बार बार मौका देगा बाजार, बहुत बार मौके देगा बाजार। रुको तो सही। हो सकता है तुम्हारे पास पैसा ना बचे उस मौके को एनकैश करने के लिए। तो इसलिए आराम से तसल्ली से मार्केट में काम करो। ठीक है ना। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, सबसे बाजार का जो छलावा जिसको हम बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में हम लोग छलावा बोलते हैं, और इंडिया के अंदर किसी और कोने में बहरूपिया बोलते हैं, इसी में कुछ बोलते हैं, तो वो डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स आपको ऐसा बुरी तरीके से छलता है, या ऐसे बुरी तरीके से बेवकूफ़ बनाता है कि आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हमें फंडामेंटली भी देखना चाहिए। कुछ रिलायबिलिटी हमारे को कुछ सोर्सेज के ऊपर भी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी होनी चाहिए। कुछ सेंटिमेंट डेटा भी हमें देखना चाहिए, टेक्निकल भी देखना चाहिए, तभी हमें थोड़ा सा व्यू पता लगेगा। पहले हम फंडामेंटली बात कर लेते हैं। 20 सितंबर को आपका एफओएमसी का डेटा है। एफओएमसी यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का डेटा है, जो कि आपको इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, मार्केट में क्या होता रहता है ना कि बड़ी बड़ी रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस वगैरह भी आती रहती हैं। बीच बीच में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते रहते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे 20 सितंबर को आपका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट पे रखें, मैं बंद ही कर देता हूँ, लोग नहीं तो आप मानोगे नहीं। ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट डिसीजन है आपका 20 सितंबर को, एफओएमसी का। अब जब लास्ट टाइम अभी 25 जुलाई के आसपास, या शायद अगस्त में, मेरे को एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, या अगस्त के अंदर आपका जैक्सन होल सिंपोजियम का जब मीटिंग हुई थी, जैक्सन होल सिंपोजियम की जब मीटिंग हुई थी, तब चेयरमैन पवेल साहब ने कहा था कि हम डेटा को लेके बड़े पॉजिटिव हैं और सितंबर मंथ के अंदर हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, जिसके तहत आपके डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली थी बाजार के अंदर। ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप, ये वाला स्पाइक मेरे को अच्छी तरह याद है। ये स्पाइक जब मारा था इस दिन, पहले नीचे मारा और अगले दिन ऊपर ब्रेकआउट मार के ऊपर भग गया। अब जो सीएमई फेड वॉच टूल है, वो कहता है जी 40% प्रोबेबिलिटी अभी है कि 20 सितंबर को इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे। ठीक है ना। 40%, मात्र 40% प्रोबेबिलिटी। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, तो दो एक कल परसों की बात है, तो किसी ने बताया इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग फंड मैनेजर्स करते हैं, इंडियन मार्केट्स का फंड मैनेज करते हैं, 1,000 करोड़ का फंड मैनेज होता है। ठीक है ना, हेज फंड्स हैं। तो उनके किसी फंड मैनेजर से मेरी बात चल रही थी। वो बोल रहे थे भाई, इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना, सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। और जिस दिन उन्होंने बात बोली थी, वो ये दिन वाली बात थी। ये दिन वाली बात थी जब ये बात हुई थी, और अगले दिन बाजार गैप अप खुला था, शायद सैटरडे संडे की बात थी। और अगले दिन ये बाजार गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है ना। तो मेरे को लगा यार, बात तो सही कह रहे हैं। मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा। सैटरडे संडे को बात हो रही थी, और ये मंडे को ये देखो गैप डाउन हो गया है, तो डॉलर इंडेक्स का मतलब बात सही है। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए, पता नहीं कितना रिलायबल है कितना रिलायबल नहीं है। फिर मैंने देखा ट्रेजरी यील्ड्स बेसिकली आपको डॉलर के इंडेक्स की मूवमेंट को भी दर्शाता है। ये ट्रेजरी यील्ड्स क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ी हुई थी, फर्म थी, फर्म मतलब एक जगह टिकी हुई थी।
कोई इसमें मूवमेंट चेंजेस ज़्यादा नहीं आए थे, तो मेरे को लगा ये तो ठीक है, तो इस हिसाब से तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए, मतलब अभी तो इसमें कोई गिरावट आई नहीं है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती तो इसको गिरना चाहिए था। फिर दूसरा, आज सीपीआई का डेटा आज क्लियर हो जाएगा। सीपीआई का डेटा अगर आप देखोगे पिछले 2-3 महीनों से गिरता हुआ आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीपीआई के डेटा पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो। अब ये क्या होता है, जैसे आप सितंबर है, सितंबर के अंदर जो डेटा निकलता है ना, वो पिछले महीने का निकलता है। किस महीने का निकलता है? अगस्त महीने का निकलेगा। अब अगस्त में जब डेटा निकला था, ये निकला था जुलाई मंथ का, तो अगस्त मंथ में कोई भी चेंजेस नहीं था, जितना फोरकास्ट किया था उतना ही निकला था। जुलाई मंथ में जब डेटा निकला था तो 0.3% फोरकास्ट किया था, तो कितना निकला था? 0.2%, यानी नीचे आया था। ठीक है। और जून के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं हुए थे, केवल मई के अंदर बढ़ा था आपका। ठीक है ना, तो 2-3 महीनों से गिरता हुआ आ रहा है, 2-3 महीनों से डेटा गिरता हुआ आ रहा है। और अगर आज भी अगर गिरा सीपीआई डेटा, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत कम चांसेस होंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर सीपीआई डेटा क्योंकि पिछले 3 महीनों से गिरता हुआ आ रहा है या नो चेंज आ रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कि मेरा चांसेस बहुत हाई है कि सीपीआई डेटा इंक्रीज होके आएगा आपका। सीपीआई डेटा आपका इंक्रीज होके आएगा। और सीपीआई डेटा अगर इंक्रीज होके आएगा तो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी सेंट्रल बैंकर्स हैं, जितने भी कमेटी है, वो डेटा पे इफेक्ट करती है, डेटा पे एक्शन लेती है। तो डेटा अगर इंक्रीज होके आएगा तो डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो जिसकी वजह से आज से ही, सुबह से ही आपको ये जो मूवमेंट है, स्ट्रांग मोमेंटम एक देखने को मिल रहा है। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं, तो टेक्निकली कोई और पिक्चर है। क्या पिक्चर है? ये देखो, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिल रहा है। दूसरा, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसके अंदर ये जो नेकलाइन है, ये जो लेवल है, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक इसके अंदर मंदी नहीं आएगी। ये लेवल कौन सा है आपका? ये लेवल है 104.43। ये आपका मंडे का लेवल है, मंडे का लो है। अगर ये टूट गया तो ये $104 तक, 103.90 तक नीचे आ जाएगा, यानी और 103.60 तक भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आज के दिन ये हमें ऊपर की ओर दिखा दे, ऊपर की ओर टूटता हुआ नजर आ जाए। अब ये तो बात हुई बढ़ने की और गिरने की। अगर सीपीआई डेटा इंक्रीज होके आया तो उसको बढ़ना चाहिए, डिक्रीज होके आया तो गिरना चाहिए। अगर न्यूट्रल आया तो क्या है? अगर न्यूट्रल आया दोस्तों, तो ये दोनों तरफ मारेगा, ऊपर भी मारेगा, नीचे भी मारेगा। और जो नेक्स्ट मूवमेंट है, कल आपका पीपीआई डेटा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा है। ठीक है ना, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा है। फिर सारी दावेदारी कल के डेटा पे आ जाएगी कि कल का डेटा क्या बोलता है। ठीक है ना, तो कल का डेटा आपका डायरेक्शन तय करेगा आने वाले वीक के लिए, मतलब 20 तारीख तक के लिए। और अगर कल का डेटा में भी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए, तो फिर मेन एक्शन आपका 20 सितंबर को होगा। इन्फ्लेशन का डेटा अगर नहीं इंक्रीज हुआ, नहीं बढ़ा, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट हो सकता है इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है। लेकिन अभी जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं, जो मैं ट्रेजरी यील्ड्स की बात कर रहा हूँ, वो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। तो मेरे को तो फिलहाल डॉलर में अभी तेजी नजर आ रही है। हाँ, मैं मंदी कब खेलूंगा? मैं मंदी तब खेलूंगा जब इसका लो टूट जाएगा। टेक्निकली बात करते हैं, फंडामेंटल को एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल में इस वक्त आधे लोग कुछ बोल रहे हैं, आधे लोग कुछ बोल रहे हैं। हम टेक्निकली बात करते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हम बियरिश है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश है। 105.20 का लेवल भी आपका ब्रेक हो सकता है, और ऊपर ही अच्छा खासा भाग सकता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल है, 750 है। यहाँ पे आप देखो 750 टूटा लेकिन सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे 750 टूटा, सस्टेन नहीं किया। आज 750 के ऊपर था, सस्टेन नहीं कर रहा है। तो 750 एक इम्पॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 750 ब्रेक नहीं होता है, तो आज हो सकता है यूरो यूएसडी का लो ब्रेक हो जाए। ये यूरो यूएसडी का लो ब्रेक हो जाए, और इसके बाद यूरो यूएसडी का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 600 के आसपास है। ठीक है ना। लेकिन इसी के विपरीत अगर आज 750 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है और उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको 816 का मिनिमम यूरो यूएसडी के ऊपर मिलेगा, और 837 तक आपको यूरो यूएसडी मिल सकता है। लेकिन
मेरे को जो लग रहा है ना, मूवमेंट जो बेसिकली आनी है वो कल आएगी, अगर आज नहीं आई तो, क्योंकि कल क्या है, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। और ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी में भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी। क्योंकि अगर मैं जर्मनी मार्केट की बात करूं, तो चाइना की वजह से जर्मनी मार्केट का बड़ा दिक्कत हुई है, बड़ी प्रॉब्लम हुई है वहां पर। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वीक चल रहा है। वहां पे जो सेकंड क्वार्टर का जीडीपी डेटा आया था ये भी वीक आया है। तो फंडामेंटली तो वीक है, ठीक है ना, फंडामेंटली तो यूरो वीक है। तो उस हिसाब से तो अगर मैं बात करूं तो टारगेट मेरे को 600 के नीचे भी अभी सितंबर मंथ के अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सारी उम्मीदों के विपरीत अगर ईसीबी ने मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो एक बार ये 837 और 850 तक बाउंस बैक मार सकता है। लेकिन तेजी नहीं आएगी अभी, फिलहाल तेजी नहीं आएगी। तेजी मैक्सिमम 850 तक जा सकता है, जन और ज्यादा जिद करी इसने तो 900 तक जाएगा, लेकिन अभी तेजी नहीं आएगी। तेजी कब आएगी? तेजी आनी चाहिए आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से तेजी आनी चाहिए। सितंबर के अंदर जितना भी लो लगाना है, चाहे गोल्ड हो, चाहे जीबीपी हो, चाहे आपका जो कुछ हो, जिसको लो लगाना है वो सितंबर मंथ तक लो लगा देगा, 30 सितंबर तक। अक्टूबर के पहले वीक से लेकर मार्च 2024 तक तेजी रहने की उम्मीद है, ऐसा मेरा अपना मानना है, अगर डेटा सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि अगर आज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है 20 सितंबर को, तो नवंबर दिसंबर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होंगे, मान लेना। फिर इंटरेस्ट रेट अगले साल ही इंक्रीज होंगे, फिर इंटरेस्ट रेट अगले साल इंक्रीज होंगे। नवंबर दिसंबर छोड़ देगा सरकार, ठीक है ना। लेकिन अगर आज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है, मतलब आज मतलब 20 सितंबर को अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होता है, तो या तो नवंबर में इंक्रीज होगा या दिसंबर में, दोनों महीनों में से एक बार इंक्रीज होगा। मेरे को अच्छी तरह याद है लास्ट ईयर भी नवंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं हुआ था, दिसंबर के अंदर इंक्रीज हुआ था जाके, ठीक है ना। तो हो सकता है कि अगर आज इंक्रीज नहीं हुआ, फिर मान के चलो दिसंबर इंक्रीज होगा, तो ये 2 महीने आपका डॉलर इंडेक्स डाउन रह सकता है, और 2 महीने के अंदर ये तेजी आपको यूरो जीबीपी गोल्ड दिखा सकता है। लेकिन मेरा अपना साइकिल एनालिसिस जो बता रहा हूँ, सितंबर मंथ एक आपका वीक मंथ है। यहाँ आपके एक लो, जितना भी लो लगाना है लो लगा लेगा। उसके बाद अक्टूबर के पहले वीक से तेजी मेरे को नजर आ रही है, ये मेरी अपनी एनालिसिस है। खैर अभी की हम इस वीक की एनालिसिस करें, 750 के ऊपर तेजी है। जब तक 750 ब्रेक नहीं होता है, नीचे के ये लोअर लेवल्स टूट सकते हैं। जीबीपी यूएसडी, अच्छा कल देखो क्या हुआ जीबीपी के अंदर। कल आपका एम्प्लॉयमेंट डेटा था, क्लेमेंट काउंट चेंज का डेटा अच्छा आया कल, पॉजिटिव डेटा आया। उसके बावजूद भी आपका जीबीपी कल गिर दिया, ठीक है। आज आपका जीडीपी डेटा नेगेटिव आया, ऑब्वियस बात है तो गिरना ही गिरना था। इसका मतलब क्या है कि सेंटिमेंट पहले से बियरिश थे, सेंटिमेंट पहले से बियरिश है जीबीपी यूएसडी के अंदर। तो ये थोड़ा सा वीक कैंडिडेट बना हुआ है, और ये तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि 2600 के नीचे ये सस्टेन अगर करता है तो 2400 तक जा सकता है। अगर आपको याद हो तो पिछले 2 हफ्तों की एनालिसिस अगर आपको याद हो, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब ये 2600 के नीचे बंद हो गया था, तो मैंने आपसे कहा था 2400 तक आ सकता है, और 2400 तक का रास्ता खुला हुआ है। इनफैक्ट ये 2300 तक भी गिर सकता है, 2330 तक भी ये गिर सकता है। तो उसके अंदर अभी आप तेजी मत मानो, ये थोड़ा वीक ही लग रहा है और ये टूटना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं एयूडी यूएसडी के ऊपर। एयूडी यूएसडी गोल्ड का भाई है, जैसे जैसे गोल्ड तेजी दिखाता है ऊपर भग जाता है, जैसे जैसे गोल्ड मंदी दिखाता है ये नीचे आ जाता है, ठीक है ना। इसका जो परफेक्ट लेवल है वो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 6290 के आसपास है। अगर आज गोल्ड गिरता है, गोल्ड पे भी अभी हम आएंगे, अगर आज गोल्ड गिरता है और ये भी गिरता है आज, तो हमें 6290 ये लेवल है परफेक्ट लेवल। ये लेवल पे हमें बाय करना है, ये प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ से हम 150-200 पिप की तेजी हम देखेंगे एयूडी यूएसडी के अंदर। गोल्ड के अंदर आ जाते हैं। गोल्ड के अंदर इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है आपका 1920 के आसपास है, या अगर मैं बोलूं 1920 से 1925 के आसपास है। 1925 के बाद 1930 है, और फिर फाइनल 1935 है, यानी जब तक ये 1935 के ऊपर बंद नहीं होता। अच्छा ये देखो कितना बढ़िया इसने फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया था, अगर आप लोगों ने देखा हो कितना बढ़िया फ्लैग पैटर्न ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे इसने। तो ब्रेकआउट पे चल रहा है अभी ऑलरेडी। तो ऊपर 1925 के आसपास आता है तो शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, 1920 के आसपास आता है तो शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। नीचे ये 1900 को टच कर सकता है, 1900 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 1900 के बाद 1890 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर आज गोल्ड टूटता है तो 1895 पे आपको बाय करना है, 1890 का आपको एसएल लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे। और 1895 के बाद अगर 1900 1901 1902 जाता है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वहां पे आपको क्या करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है वहां पे आपको।
तो ये चाहे आप बिड लगा दो पहले से 1895 पे बाइंग की, 1890 पे एसएल क्लोजिंग बेसिस पे, और 1900 और 1902 का टारगेट। अब ये 1895 पे बाय करना है, 94 पे या 93 पे, एक बार जब गिरने लगे तब आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। और ऊपर जाने लगता है तो 1920 से 25 के बीच में आप पोजीशन बना सकते हो। 1935 का फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, उसके ऊपर बंद तो एग्जिट, नहीं तो ये वहां से दोबारा नीचे की तरफ मारेगा आपका, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा सितंबर में जो लो लगाने लगा लेगा, चाहे 1840 का लगाए, 1870 लगाए, 1830 लगाए, उसके बाद ये तेजी पकड़ने के लिए रेडी बैठा हुआ है, फुल ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। अब इसके बाद अगर आपकी कोई भी और करेंसी पेयर में आप एनालिसिस चाहते हो तो मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए एनालिसिस कर देता हूँ। XTI। ये सर देखो मेरे को तेज लग रहा है, इसको मैं अपने वाले चार्ट पे समझाता हूँ आपको। क्रूड ऑयल पे आप अपने हिसाब से लेवल देख लेना, जो भी क्रूड ऑयल पे आप ब्रेंड पे करते हो, WTI पे करते हो। ये देखो ये इसने बहुत अच्छा डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड दी असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो बहुत बढ़िया ये चलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर कोई डिप आता है, कोई डिप आता है आपका नीचे 87 के आसपास आता है ना, 86 के आसपास आता है, तो उसको बाय करके चलो, ऊपर ये $90 को तोड़ देगा, ये तेजी में रहेगा, पहले भी मैंने बताया था तेजी में रहने वाला कैंडिडेट है, ठीक है ना। ये 90 को क्रॉस करेगा, ये तेजी में है, ठीक है ना। तो डिप आता है कोई भी बाय करके चलो आप। सर एक्चुअली गोल्ड क्रूड ऑयल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगर आप हमारा न्यूज़लेटर भी देखोगे उसमें भी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। इसमें क्या है कि रशिया वगैरह ने और दो तीन जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने प्रोडक्शन जो है इसकी कट कर दी है। प्रोडक्शन कब कट कर दी है, यानी सप्लाई कम कर दी है। और जब प्रोडक्शन कम कर दी है, जैसे कि मान के चलो गोल्ड है, गोल्ड है या बिटकॉइन है, क्यों बढ़ता रहता है, क्यों बढ़ता रहता है? क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। बिटकॉइन की क्या है, 21 मिलियन यूनिट्स है, ठीक है ना। ऐसी गोल्ड भी स्केयर्स है, इसकी माइनिंग भी कम होती है, तो ऐसे ही बिटकॉइन की भी माइनिंग भी कम होती है, जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइन 1 लाख डॉलर हो जाएगा, क्योंकि वो स्केयर्स कमोडिटी है, स्केयर्स करेंसी है। गोल्ड एक स्केयर्स कमोडिटी है। तो वैसे ही ऑयल के अंदर भी अगर इन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, यानी इन्होंने इसको निकालना, तेल को निकालना कम कर दिया, बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी, तो क्या होगा, जो बचा हुआ माल है वही अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड के पास। तो लोग क्या करेंगे, अगर कोई चीज 100 रुपए की बिक रही है, ठीक है ना, और मैंने इसको बनाना बंद कर दिया और मेरे चीज की डिमांड ज्यादा है, तो मैं उसी 100 रुपए की चीज के क्या 200 रुपए में बेचूंगा। क्यों? मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो रशिया ने, कुछ गल्फ कंट्रीज ने आउटपुट क्या कट कर दिया है ना, प्रोडक्शन सप्लाई कम कर दी है, तो जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसके रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये इसके पीछे कारण है सर। एनी अदर क्वेरीज? कोई और करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं या हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलें? सिल्वर। सिल्वर का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है आपके सामने नजर आ रहा है, 22.40 का सपोर्ट लेवल है। आज यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बाई करना चाहिए। $22 का स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए, आपको जरूर बाउंस बैक मिलेगा, ठीक है ना। और जिस आपका स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर भी इसने एक बेयरिश स्ट्रक्चर बना रहा है, ब्रेकआउट करा है, तो एक बार ये नीचे 22.40 तक नीचे आ सकता है। यहाँ से आपको तेजी देखने को मिलेगी 22.40 से, यहाँ से आप बाइंग चालू कर देना, यहाँ से आपको एक अच्छी खासी तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है सिल्वर के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी के लेवल पे कुछ ना करें यहाँ, ठीक है ना। अभी आप कुछ ना करें, लेकिन सिल्वर कंपैरेटिवली टू गोल्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए अगर 22.40 आता है, बहुत बढ़िया, आप उठा लेना माल, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। CHF JPY। सर अगर 165.50 के ऊपर ये कैंडल डेली चार्ट में क्लोज हो जाता है,
165.50 के ऊपर। तो एक अच्छी खासी तेजी, यानी जो प्रीवियस हाई है आपके 166-60 के, ये सब आपको टूटते हुए नजर आएंगे और $170 तक आपको ये ऊपर बकता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको 165.50 के ऊपर बंद होने का ये वेट करना चाहिए आपको, ठीक है ना। जब तक 166.60 नहीं टूटता है, जो इन्होंने नीचे के लेवल पे शॉर्ट कर रखा है और ऊपर तक एवरेज करते जा रहे हैं, तो 166.60 आप लोगों के लिए लास्ट उम्मीद का घर है। अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तो $170 से पहले रुकने वाला नहीं है, ये तेज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक $166.60 नहीं टूटता है तब तक ये नीचे आपका 163 भी आ सकता है, 162 भी आ सकता है। लेकिन बल्कि ये एक ऐसा करेंसी पेयर है जिसमें एवरेज करना सबसे ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम, ये मरवा देगा आपको। जीबीपी जी, जीपीवाई। सेम जीबीपी जेपीवाई का भी सेम सिनेरियो है। एक बार ये $182 तक नीचे आ सकता है, लेकिन अगर ये 184.50 के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया तो यहाँ से तेजी पकड़ सकता है। 184.50 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये तेजी पकड़ेगा, नहीं तो उससे पहले पहले ये $182 तक नीचे आ सकता है। गोल्ड में एक बार दोबारा बता देता हूँ, आप उन्हें लिख रहे हैं। गोल्ड सर शॉर्ट में है, मेरे हिसाब से 1900 आज आना चाहिए इसको। 1900 के नीचे अगर 1895 जाता है या 94 जाता है, वहां पे बाई करना चाहिए। 1890 का एसएल लगाना चाहिए आपको क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इन बातों के विपरीत अगर ये ऊपर 1920 से 25 के बीच में मारता है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। 1935 का एसएल रहना चाहिए, टारगेट आपके नीचे की तरफ रहेंगे आपके, ठीक है। एयूडी यूएसडी सर मैंने आपको बता दिया है। मेरा जो बाइंग का लेवल है, या तो देखो अभी आप शॉर्ट पोजीशन बना लो 6406 पे बना लो, और ये जो हाई लगाया है मंडे को, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। या दूसरा ये रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप नीचे के लेवल पे 6290 पे बाय करना, क्योंकि उससे पहले बाय करना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। उससे पहले 6290 पे अगर आप देखो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो मैं तो, क्योंकि देखो गोल्ड के साथ चलेगा और गोल्ड में मैं बहुत ज़्यादा मंदी में नहीं हूँ, ठीक है ना। तो गोल्ड में अगर मैं मंदी में नहीं हूँ तो मैं तो इस लेवल पे भी बाय करूंगा, यहाँ पे 6290 आ जाएगा वहां पे भी बाय करूंगा, और 6190 का फाइनल ऐसे लगाऊंगा। 6190 के नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो फिर मैं ऊपर इसको 6600 तक आराम से बैठ के देखूंगा और वहीं पे ही प्रॉफिट्स को बुक करूंगा मैं, ठीक है ना। यूएसडी जेपीवाई, वो जेपीवाई के तो सारे करेंसी पेयर ऑलमोस्ट सेम से ही मानो आप, सेम सेम मूवमेंट है सबकी। यूएसडी जेपीवाई थोड़ी सी तेजी दिखा रहा है। 148 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये टूटते ही 150 तक जाएगा और या $151 तक जाएगा, उसको जाना भी चाहिए। ओवरऑल इसमें तेजी है। अब ये शॉर्ट टर्म जो फॉल आता है ना, हम लोग बड़े जोश में आ जाते हैं, देखो ये इतनी बड़ी ये मंदी देता है, 100-150 पिप गिर जाता है, हमें लगता है वाह अभी नीचे गिरेगा, लेकिन गिरता नहीं है। वो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, या कह लो एक इन्वेस्टर को ट्रैप करने का तरीका होता है। तो यहाँ से देखो वापस ऊपर, ओवरऑल करेंसी में तेजी है, चाहे जीबीपी जेपीवाई हो, चाहे सीएचएफ जेपीवाई हो, चाहे यूएसडी जेपीवाई हो, तीनों करेंसी पेयर तेज हैं और आने वाले टाइम में हाई ही तोड़ेंगे, लो नहीं तोड़ेंगे। 150 $151 जाना है इसको, यूएसडी जेपीवाई को जाके रहेगा ये सारी। एनी अदर करेंसी पेयर? चलो अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। एयूडी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई सर स्ट्रांग है, इसको हर लेवल पे आप बाय करते रहो, हर डिप पे आप उठाते रहो। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया $95 के ऊपर तो ये रॉकेट हो जाएगा और ये $98 को भी ब्रेक करेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें आपको मंदी खेलनी ही नहीं चाहिए, इसमें आपको बाय करते रहना चाहिए इसमें। और अभी क्योंकि साइडवेज जोन के अंदर है, एयूडी जेपीवाई ले लो आप, एनजेडी जेपीवाई ले लो आप, एनजेडी कैड ले लो आप, एनजेडी यूएसडी ले लो, सब एक ही तरह के पैटर्न बना रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको डिप पे, अभी देखो कितना बड़ा डिप मारा था यहाँ पे, ये देखो कितना बड़ा डिप मारा था यहाँ पे ये, ऐसे जीबीपी जेपीवाई ने डिप मारा था ऐसे ही, और उसके बाद ये रिकवरी दे दी थी। तो ये खतरनाक चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं ऐसे करेंसी पेयर्स के अंदर। लेकिन जब भी डिप मारे इसको बाय करो, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर मंदा नहीं है इसका सर, नीचे डिप पे बाय करना चाहिए इसको आप। हाँ जापान इंटरफेयर करेगा, सब्सिडाइजिंग इस करेंसी, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, ऐसी कमेंट्स आ रहे हैं बाजार के अंदर।
ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपनी एनालिसिस की तरफ, अपने सॉरी नॉट इन एनालिसिस, अपने वीक स्ट्रेटजी की तरफ बेसिकली। तो जो आज की स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो हमारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। किसके ऊपर है? मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मूविंग एवरेज को आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीका बताऊंगा काम करने का। तरीका तो वही है, लेकिन आप कितनी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी बड़ी चीजें आप इसके अंदर निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। एक पोजिशनल ट्रेड करके, मतलब पोजिशनल ट्रेड मतलब हम एक ट्रेंड देखेंगे कि जो लंबा ट्रेंड है। देखो हम लोगों की क्या हैबिट होती है, हम लोगों की एवरेज करने की हैबिट होती है, सभी लोगों की। मानते हो आप ये बात? हर लेवल पे आप एवरेज करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर बाजार हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, तो भी आप एवरेज कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि मेजर ट्रेंड जो है डाउन का है, मेजर ट्रेंड डाउन का मतलब क्या हुआ? ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन इस डाउन ट्रेंड के अंदर कई बार बाजार ऐसे ऐसे हायर आई छोटे छोटे मूव बनाता है, लेकिन ट्रेंड क्या है? डाउन का है। लेकिन अगर आप खाली ये स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आप ये यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर देखोगे, एकदम ब्रॉड स्ट्रक्चर देखोगे, बड़ा स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा ट्रेंड तो डाउन का है, ठीक है ना। फिर वापस ये क्या हो गया? नीचे आ गया आपका। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल ऑन राइज है, ये बेसिकली जो एक अप ट्रेंड दिखा रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर, इसका क्यों ना बेनिफिट लिया जाए। इसको हम खरीदने के बजाय क्यों ना हम इसको बेचें, क्यों ना इसको हम बेचें। अब ये कैसे पता लगेगा? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं अगर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर डाउन ट्रेंड है, और शॉर्ट टर्म और उसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर मान के चलो ये 200 पिप की रैली दे देता है ऊपर की तरफ, यहां से यहां तक 200 पिप की रैली दे देता है ऊपर की तरफ, तो इसको मैं खरीदने के बजाय क्यों ना मैं सेल करूं। मैं ये नहीं कह रहा पोजिशनल ट्रेड लो, मैं कह रहा हूं स्कैल्पिंग करो आप। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जब मेरे को पता है बड़ा ट्रेंड डाउन का है, तो मेरे को शॉर्ट करने में तकलीफ नहीं आती है। क्यों? मेरे को पता है ट्रेंड डाउन का है, आज मेरे को नुकसान दे रहा है, कल ये नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं स्कैल्पिंग कर भी रहा हूं और स्कैल्पिंग करते करते कहीं फंस गया, कहीं मेरा ट्रेड फंस गया और ये ऊपर भगने लगा, तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि यार ये जो ट्रेंड है डाउन का है, ये नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मूविंग एवरेजेस एक ऐसा सक्षम इंडिकेटर है, एक ऐसा सक्षम चीज है जो आपको बड़े ट्रेंड के बारे में बताती है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपके अगेंस्ट में जब ट्रेंड जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ट्रेड लिया जाए, कैसे प्रॉफिट बनाए जाए, उस चीज को आज हम समझेंगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बिल्कुल मूविंग एवरेजेस को लेके बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है? तो मैं 5-10 मिनट का इसमें एक रिवीजन करा देंगे। लेकिन अगर आपको सबको कंफर्टेबल हो कि हाँ सर हमें पता है मूविंग एवरेज के बारे में, तो सीधे मैं कॉन्सेप्ट्स पे आऊंगा। सभी लोग कंफर्टेबल हो? सबको पता है क्या होती है मूविंग एवरेजेस? ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप की तरफ से कोई भी ऐसी कोई क्वेरी नहीं आ रही, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग मूविंग एवरेजेस के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। चलो, मैं सीधे फिर मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। मैं जीबीपी यूएसडी का भी चार्ट यूज करूंगा इसके अंदर, 2 घंटे का चार्ट यूज करूंगा, और यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस लगाऊंगा, एक 1600 की, एक 800 की, ठीक है, 2 घंटे के चार्ट पे। और इसको लेके चलते हैं 1 जुलाई के से, चलो। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और चीजों को समझते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये यहाँ पे आया थोड़ा सा, ठीक है ना। अब ये जो दो मूविंग एवरेजेस लगाई है मैंने, 800 की और 1600 की, और 2 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाई है, इसका मतलब क्या है कि मैं बड़ा पिक्चर देखने में इंटरेस्टेड हूँ, बड़ा मूवमेंट देखने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरे को छोटी मोटी जो वॉलेटिलिटी आती है, इसको मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे को ये पता करना है कि बड़ी पिक्चर यानी बड़ा ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर मेरे को पता लग गया कि बड़ा ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में प्राइजेस आपके मूव ऑन होंगे।
तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को तोड़ा, तो ये क्या बता रहा है, चेंज इन डायरेक्शन, कि प्राइजेस अब कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाने चाहिए। अब मेरे को क्या करना है, ये जब क्रॉसओवर होता है यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पे बाय नहीं करना है, मेरे को फॉल का वेट करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है लाइफ टाइम ऐसे ऐसे चलता रहेगा और मतलब बिटकॉइन की तरह बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा करेंसी में, ठीक है ना। ये डेफिनेटली आपका नीचे आएगा। अब आप समझो थोड़ी देर के लिए कि इस ये लेवल था आपका 2420 का, और यहां तक इसने लो लगाया 1805 का। 2420 से 1805, कितने पिप की गिरावट हो गई, 600 पिप की गिरावट हो गई। अभी बताओ 600 पिप गिरने के बावजूद भी ये बता रहा है ट्रेंड अपसाइड है, क्या मजाक है। 600 पिप गिरने के बावजूद भी ये बता रहा है ट्रेंड अपसाइड है। तो मैं आपको इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपका माइंड है चिंदी चोर वाला, 20 पिप वाला, यहाँ बेचा यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा यहाँ खरीदा, तुरंत लेके निकल गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी सोच कैसे रखें, थोड़ा सा बड़ा ट्रेड कैसे करें। तो जब आपको पता है, अब आपको एक ही करेंसी में नहीं करना है, कल को आप सोचो कि सर ये तो मैं 10-15 दिन लग जाएंगे नीचे आने में, मैं तो बोर हो जाऊंगा, मेरा एंटरटेनमेंट कैसे होगा। तो हमें ये 7-8-10 करेंसी पेयर छाट लेने हैं हमें, उसके अंदर हमें ये काम करना है ऐसा। और मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊंगा आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी कितनी शानदार होगी, ठीक है। अब जब आपको पता है ट्रेंड चेंज हो गया, तो इसको केवल आपको नोट कर लेना है, अपने बुक्स के अंदर नोट कर लेना है कि भाई आज जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड चेंज हो गया है, और जो भी हाई है यहां से यहां तक आपको मूविंग एवरेज की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ये देखो, ये हाई था 2400 का, और यहाँ पे मूविंग एवरेज है 2061 का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई 2061, और नीचे वाली मूविंग एवरेज का है 2023। तो मैं 2050 ले लेता हूँ राउंड फिगर में, कि पहला जो मैं बाइंग करूंगा वो मैं करूंगा 2050 पे। अब चाहे बाय लिमिट लगा के छोड़ दो आप, चाहे कुछ लगा के छोड़ दो, कितने पे बाय करूंगा, 2050 पे बाय करूंगा। और इसका टारगेट होगा 2150 का। 100 पिप का हम इसमें टारगेट लेके चलेंगे, बिल्ड लगा के छोड़ दो, अब वो 2 दिन में आए 10 दिन में आए, आपको बिल्ड लगा के छोड़ना है। जैसे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस 15 मिनट देख लेना कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है मेरा। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद यहां से अब आपको कहानी चालू कर देनी है, यहां से आपको कहानी चालू कर देनी है क्या, हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली दोस्तों जो मैंने देखा है, ठीक है ना, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट झटके से जो बाजार गिरा है 600 पिप तक ही गिरा है, इससे ज्यादा कभी नहीं गिरा। होने को तो 1000 पिप भी गिरा है बाजार, लेकिन जो झटके से गिरा है, ठीक है ना, तो 600 पिप तक गिरा है बाजार, और ऊपर नीचे करके भी गिरा है तो 600 पिप तक गिरा है। अगर मैं सीएचएफ करेंसीज को छोड़ दूं तो, अगर मैं सीएचएफ करेंसीज को छोड़ दूं तो ये जो नॉर्मल अपनी करेंसीज हैं, मेजर करेंसीज हैं, इसके अंदर से यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, इन दोनों का बता रहा हूँ मैक्सिमम 500 से 600 पिप्स हैं बस गिरावट। तो आपने क्या देखा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इतना आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। ये जो 2400 का लेवल है, 2400 से ये जो ऑलरेडी आपका 2050 तक गिरा है, ऑलरेडी मान के चलो आपका 400-350 पिप गिर गया, यानी 350 पिप नीचे आप बाय कर रहे हो। जाने के लिए कितने, 300 पिप और आपके अगेंस्ट में जा सकता है प्राइजेस, क्योंकि 2 घंटे का चार्ट आप यूज कर रहे हो। 300 पिप और आपके अगेंस्ट में जा सकता है, तो 2050 पे आपने बाय किया, 2150 का आपने टारगेट ले लिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ गया होगा 2050, देखते हैं। ये देखो 2050 यहाँ पे आया, उसके नीचे भी आया, 1971 तक आया, फिर हाई लगाया है इसने 2266 का। कितना हाई लगाया, 2266, तो ये 100 पे हमें मिल गए। फिर आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि ट्रेंड मेरा अपसाइड में है, तो आपको इन्हीं मूविंग एवरेजेस के आसपास बाय करना है, और 100 पिप नीचे 300 पिप तक आपको बाय करते जाना है। एक एक लॉट, बस 3 पिप बाय होंगे इसके अंदर, 3 लॉट बाय होंगे, 0.01 के आपके 3 लॉट बाय होंगे। जितने आपकी कैपिटल है उस हिसाब से लॉट साइज बढ़ा लेना आप, मैं तो छोटे इन्वेस्टर के हिसाब से बता रहा हूँ जिनका 500-1000 डॉलर का अकाउंट है। यही करेंसी पेयर में आपको 0.03 से ज्यादा की पोजीशन कभी भी नहीं बनानी है। तो 0.01 आप लोगे यहाँ पर, उसके 100 पिप नीचे 0.01, उसके 100 पिप नीचे 0.01, इसका टारगेट यहाँ पर, इसका टारगेट यहाँ पर, और इसका टारगेट 100 पिप ऊपर, बस ये आपको गणित रखनी है। ये देखो नीचे कितना आया आपका, यहाँ पे 1805 तक आया। तो अगर आपने 2050 से बाई करना चालू हुआ, तो 1950 और 1850, 1850 के नीचे 1805 तक गया, उसके बाद देखो ट्रेंड ऊपर आ गया, प्रॉफिट बुक हो गया। फिर जब वापस इसी बैंड के अंदर आया, अब यहाँ पे आप देख लो कि वापस अगर ब्रेकआउट मार रहा है ऊपर की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा बैंड में आते ही बाय उठा लो,
क्योंकि अगर ये रिवर्सल होने लगा, अगर ये रिवर्सल होने लगा यहाँ से, तो बहुत नीचे जाके रिवर्सल होगा, आपके कपड़े फट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ये रिवर्सल यहाँ पे कहाँ ले रहा है, इस बैंड में आने के बाद, तो वहां पे आप बाय कर लो। और जब तक ये बैंड ऊपर है आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैमर बना, हैमर बनने के बाद अगर मूवमेंट आई तो अब यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा अब आपको बार बार 100 पिप का टारगेट लेना है, नहीं। सिंपल स्कैल्पिंग ट्रेड, यहाँ पे बाय किया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी और तरीके बताऊंगा, अभी तक देखो बाय में चल रहा है, अब देखना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना कि प्राइजेस आपके नीचे आ गए हैं, मूविंग एवरेजेस का जो मुंह है, उसका चेहरा है, ये भी धीरे धीरे नीचे की तरफ कर रहा है। तो यानी अब यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, दूसरी चीज, आपने 2 घंटे में देखा कि भाई अप ट्रेंड है। अब इसी चीज को अगर मैं 5 मिनट पे लेके आऊं, इसी मूविंग एवरेजेस को, अब समझना 5 मिनट में क्या करना है आपको। आपको पता है 2 घंटे में आपका, एक, थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं हम लोग। हम्म। अब क्या करोगे आप, आपको पता है भाई 2 घंटे के अंदर मेरा अप ट्रेंड में है, तो जब यहाँ पे आपके 5 मिनट में मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव क्रॉसओवर देंगे, तो जो कैंडल का हाई लगा होगा उसके ऊपर बाई करेंगे और स्कैल्पिंग करेंगे, बस खाली 10 से 20 पिप की स्कैल्पिंग करेंगे, ज्यादा लंबा ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये नीचे आ गया, यहाँ पे सेल दिया, सेल देने के बाद इसको आप 5 मिनट के चार्ट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन 2 घंटे के चार्ट में यूज करने का एक बहुत बड़ा फायदा है, आपको मेजर ट्रेंड पता रहता है। ये देखो अब यहाँ पे देखो इसने बाय दिया, अब यहाँ पे बाय देने के बाद मेरे को यहाँ पे बाय नहीं करना है, ये जो कैंडल का हाई है जब ये ब्रेक होगा तब बाय करना है, अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो ये वापस नीचे आ जाएगा आपका। ये देखो आ गया नीचे, ये सेल दे दिया, अभी सेल में चल रहा है 5 मिनट चार्ट में। अब दोबारा जब बाय देगा, दोबारा जब बाय देगा तो हमें क्या करना है, बाय ट्रेड पकड़ना है, हमें बाय ट्रेड पकड़ना है। समझ रहे हो, एक तो ये मूविंग एवरेज होगी आपकी, दूसरी मूविंग एवरेज एक और समझ लो आप, एक मूविंग एवरेज होगी आपकी 200 पीरियड की, एक मूविंग एवरेज होगी आपकी 50 पीरियड की। इसको भी 2 घंटे के चार्ट में लेके आना है, 5 मिनट में करना ही नहीं। ये देखो, ये बहुत जबरदस्त काम करती है। अलग अलग मूविंग एवरेज दिखा रहा हूं मैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो मूविंग एवरेजेस में उठक पटक ज्यादा है, मतलब उठक पटक इन द सेंस कि ट्रेंड एक तरफा है लेकिन ऊपर से 300 पे 400 पे नीचे गिर देता है तब भी बोलता है बाय में, तो आप इस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो, 50 और 200 पीरियड का। अब इसमें करना क्या है, 50 और 200 पीरियड में करना क्या है, ये देखो। जब भी आपको ये क्रॉसओवर मिलेगा तो वहां बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है कि प्राइजेस नीचे वाली जो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है उसको काटे, काटने के बाद ऐसा कोई आपको कैंडल देखना है जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए। जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, इस कैंडल ने यहाँ पे काटा, काटने के बाद आपको एक ऐसा कैंडल देखना है जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए, तो ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ से आपको बाय पकड़ना है, यहाँ से आपको बाय पकड़ना है। ये देखो सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट, यहाँ देखो, यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज को काट दिया, अब आपको ऐसा कैंडल देखना जो 50 पीरियड के ऊपर बंद हो, ये ऊपर बंद हो गया 50 पीरियड के, वापस यहाँ पे बाय कर लो, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट, ऊपर आपको स्कैल्पिंग में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देगा, सीधी मूवमेंट देखो आप। फिर यहाँ पे शॉर्ट करा दिया आपको, यहाँ पे देखो सेल सिग्नल दे दिया, अब हमें वेट क्या करना है, यहाँ 200 पीरियड के ऊपर गया, यहाँ 50 पीरियड के नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे शॉर्ट कर दो। अब यहाँ पे शॉर्ट करते बाई चांस हमारे ऊपर चला गया, डरने की जरूरत नहीं है आपको, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलो ये कैंडल यहाँ पे क्रॉस हुआ और इस कैंडल का हाई ब्रेक किया तो ये हमारा क्या होगा, एसएल होगा, नहीं तो ये वापस आपका, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे,
जो भी रेड कैंडल मिलेगी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, यहाँ पे एवरेज बनाओगे, यहाँ पे देखो नीचे आ गया, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपने शॉर्ट किया है उसमें भी तो प्रॉफिट आएगा आपको। अगर बाई चांस ऐसा नहीं कर पाते आप, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस अगर जब ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जब दोबारा ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप एग्जिट करके बाय ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। ये देखो सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड, सारे लॉस कवर हो जाएंगे, डबल क्वांटिटी आपको प्ले करनी है। अब ये देखो वापस ये नीचे आया 200 पीरियड के, 50 पीरियड के ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पे बाय किया, सीधी मूवमेंट। स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है यहाँ पे आपको, सीधी मूवमेंट। एक बार ऐसा करना है, बार बार ऐसा नहीं करना है। ये देखो 200 पीरियड के नीचे आया, ये 50 पीरियड के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, सीधी मूवमेंट बस। फिर यहाँ पे वापस से सेल ट्रेड दिया, ये देखो यहाँ पे 200 पीरियड को टच किया है इसने, इस कैंडल ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया, शॉर्ट मार दो, सीधी मूवमेंट होती है बस, सीधी मूवमेंट। ये देखो ये सारी की सारी कैंडल देखो, 50 पीरियड के नीचे जितने भी कैंडल्स हैं यहाँ पे शॉर्ट मारते रहो आप, सीधी मूवमेंट ऑन दी लोअर साइड। अब ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आप कहोगे सर फंसे नहीं हम, फंसोगे तो सही यहाँ पे, लेकिन मनी मैनेजमेंट रूल आपको काम में देगा। यहाँ पे क्या देगा, मनी मैनेजमेंट रूल आपको काम में देगा, आपको कामयाब करेगा मनी मैनेजमेंट। अगर आपका 100 पिप का लॉस कट जाता है तो जनरली मैं क्या करता हूँ, ये समझ लो मनी मैनेजमेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर मान के चलो मेरा सेल हो गया XYZ लेवल पे, और इस सेल पोजीशन पे मेरा 100 पिप का लॉस कट गया, ठीक है, तो मैं कितने क्वांटिटी, मैंने 0.01 मैंने शॉर्ट किया हुआ था। अब मेरे को अगर बाय का ट्रेड मिल गया, तो यहाँ पे मैं 0.02 लूंगा, क्योंकि जब मैं डबल क्वांटिटी लूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकलेगा, 50 पिप। 50 पिप पे क्यों निकलेगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि मैंने दो लॉट लिए हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 100 पिप निकलता है, यानी 50 पिप पे क्या आ जाएगा, मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा, यानी मेरा पुराना लॉस कवर हो जाएगा अगर मैं 50 पिप प्रॉफिट में आ जाऊंगा। अगर इसके बाद भी अगर मेरे को 50 पिप मिलता है, ये मेरे लिए जैकपॉट है, यहाँ पे मेरे को 100 पिप का प्रॉफिट आ जाएगा। किसका प्रॉफिट आ जाएगा, 100 पिप का। अब मान के चलो मेरे को अगले ट्रेड में भी 100 पिप घुस गए, तो टोटल कितने पिप घुस गए, यहाँ पे 100 पिप, यहाँ पे 100 पिप, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी, 0.02, तो टोटल मिला के यहाँ पे 200 पिप का नुकसान हो गया, और यहाँ पे 100 पिप, टोटल कितने पिप का नुकसान हो गया, 300 पिप का। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन अब बनाऊंगा दोबारा 0.03 की, 0.03 की शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। अब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 100 पिप, 100 पिप मिला तो मेरे 300 पिप का लॉस कवर हो जाएगा, और उसके नीचे जो भी जाएगा वो मेरा प्रॉफिट है। जब बाजार आपको इतने बड़े लॉसेस देता है और बार बार एक रेंज के अंदर आपको बाय सेल करवाता है, तो मेरा यकीन मानना आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, सिस्टम को फॉलो करते जाओ, क्योंकि ये एक बार में ऐसी मूवमेंट दे देगा जहां आपको 300 300 400 400 पिप की रैली एक ही ट्रेड में आपको मिलेगी। बस कोशिश ये है कि आप उस ट्रेड में टिके रहो, बने रहो, क्योंकि उस वक्त आपके जो इमोशंस हैं वो आपके आड़े हाथ आएंगे, आपके उसमें आ जाएंगे, आगे आपको रुकावट करेंगे कि नहीं बड़ी मुश्किल से तो लॉस कवर हो रहा है, पहले 3 ट्रेड मेरे नुकसान के पड़ गए, पता लगा ये चौथा भी नुकसान का पड़ गया, तो 70-80 पिप मिल रहे हैं, 20 पिप लॉस में रहेंगे, काट कूट के निकलो, 20 पिप फिर कवर कर लेंगे, ऐसे थॉट प्रोसेस दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि डर हावी हो जाता है उस वक्त। और वही एक ट्रेड ऐसा होता है जो उस समय आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देने की कगार पर है। अच्छा कई बार तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ है, एक इमोशन और बताता हूँ, जब हमें 3 बार लॉसेज लग गए, तो मान के चलो हमें 100 पिप का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 0.03 पे, हमने इस वक्त बाय किया हुआ है पोजीशन, और प्राइस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, प्राइस एग्जैक्ट 100 पिप पे आएगा, यानी हमारे ब्रेक इवन पे आएगा, और वहां से 80 पिप गिर जाएगा। अब उस समय सोचो कि हमारी मेंटल स्थिति क्या होगी, हमारा पेन, हमारा दर्द कितना बड़ा होगा, कि 3 ट्रेड के बाद तो हमें 100 पिप मिला, और ये 100 पिप हमारे पिछले 300 पिप का लॉस कवर कर रहा था, एग्जैक्ट उसी लेवल पे गया और वहीं से 80 पिप गिर गया। तो दिमाग में थॉट आएगा कि यार वहीं पे अगर निकल जाते तो कितना बढ़िया रहता। मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लेकिन नहीं, अगर ऐसा हुआ, ये सिर्फ आपको डराने के लिए नीचे आया है, यहाँ से डेफिनेटली ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। और एक बार नहीं, हमने लाइफ में अपने हजार हजार बार ऐसा देखा है, हजार हजार बार ऐसा देखा है हम। लेकिन इसमें हम कब जीत पाते हैं, जब हमारे लॉट साइज हमारे फेवर में होते हैं। एक्सेस लॉट साइज जब हमने नहीं मारे होते, हमने अपने अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से जब लॉट साइज मारे होते हैं, तब हमें ये सब चीज करने का मौका मिलता है। नहीं तो हमें क्या होता है, फंस जाते हैं हम लोग।
हम लोग फंस जाते हैं, हम कहते हैं यार फंस गए, अब तो मतलब जब बड़े लॉट ले लिए तो लॉसेस बड़े हो गए, कैसे कवर करेंगे? तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से आप कवर करोगे लॉसेस। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, प्रॉब्लम ये होती है कि जो लॉसेस हो जाते हैं ना, लॉसेस होने के बाद उनको कवर करने की हिम्मत आप लोगों में नहीं रहती। आपको लगता है कि यार 100 पिप का लॉस हो गया, उसको कैसे कवर करेंगे? तो इसलिए आप क्या लॉस में नहीं काटने को रेडी, आप कहते हो यार कितना नीचे जाएगा, 100 पिप नीचे जाएगा, 100 पिप नीचे एक और लॉट बाय कर लेंगे, और 100 पिप नीचे जाएगा एक और बाय कर लेंगे। ठीक है ना? मैंने भी आपको सिखाया है, लेकिन कब? मैंने मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन के साथ आपको सिखाया है कि भाई ये आपकी कैलकुलेशन इस टाइप से रहेगी। ये सब एडवांस चीजें हैं सारी। ठीक है ना? और पैसा इन्हीं से बनता है, पैसा इन्हीं से बनता है। अच्छा, अब दिव्यांग जी जब आप आरआर की बात करते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो की जब आप बात करते हो, तो जब मूविंग एवरेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं या किसी ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं देखा जाता सर। वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वहां पे एक्यूरेसी देखी जाती है, सिस्टम की 80% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो वहां पे देखा जाता है जहां पे आप प्राइस एक्शन की बात करते हो। किसी प्राइस एक्शन का कोई ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपने बना रखा है, तो वहां पे देखा जाता है कि भाई हमारा स्टॉप लॉस इतना है, इसका 2 गुना या 3 गुना हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन जब आप एक ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हो, तो उसकी एक्यूरेसी देखी जाती है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है ना? हाँ, वहां पर भी हम ये देखते हैं कि भाई 2 साल के डेटा पे इसने मैक्सिमम लॉस 300 पिप का दिया है। तो 300 पिप का लॉस कवर करने के लिए भाई अगर 80% एक्यूरेसी सिस्टम की, तो कम से कम उसका 50% यानी 150 पिप का टारगेट तो लेके चले। यहाँ पे उल्टा रिस्क रिवॉर्ड रेशो चलता है। तो क्या होगा, जब मेरे 8 ट्रेड में 150 पे पाएंगे, जब मेरे 8 ट्रेड के अंदर 150 पे पाएंगे, 8 ट्रेड के अंदर मेरे 150 पे पाएंगे, कितना हो गए 1200 पिप। और 2 ट्रेड में चले गए मेरे 600 पिप, 300 300 के हिसाब से। तो कितना बच गया मेरे पास? 600 पिप बच गए मेरे पास। ठीक है ना? तो ये इसमें देखा जाता है बेसिकली। फिर इसके अंदर क्या होता है, स्कैल्पिंग से ट्रेडिंग सिस्टम होता है। जैसे मान के चलो मेरा यहाँ पे अभी ये सेल चल रहा है, ब्रिटिश पाउंड सेल चल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जैसे रिजेक्शन गया ऊपर, मैं शॉर्ट मारूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट मारूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट मारूंगा। तो यहाँ पर भी तो मैं 10 10 12 12 पे 15 15 पे ले रहा हूँ। तो ये भी तो मेरी एक एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी है मेरी। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी है। प्राइस एक्शन में देखते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा कभी और कॉन्सेप्ट में डीप में बताऊंगा आपको। सर देखो मिस्टर गोल्ड, अगर ये आपका 5 मिनट के चार्ट पे आप टाइम फ्रेम पे लोगे 5 और 200, तो आपको बार बार ही विप्सो देगा। ये देखो, यहाँ पे बाय कराया, आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बाय कराया, यहाँ पे सेल कराया। हर चीज के पीछे ना एक लॉजिक होता है। हर चीज की जो मूविंग एवरेजेस मैंने लगाई है ना, ऐसे नहीं है सुबह मुंह धोया और बता दिया आपको। इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। ठीक है ना? प्रॉपर रिसर्च है इसके पीछे। अब आप देख लो 5 मिनट में कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा। आपके सामने है। ठीक है ना? यहाँ देखो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल कराया, यहाँ पे बाय कराया, यहाँ पे बाय कराया, फिर सेल कराया। तो क्यों लिया 2 घंटे के अंदर? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, करेंसी मार्केट की वॉलेटिलिटी, जीपीबी यूएसडी जैसे करेंसी पेयर की वॉलेटिलिटी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको एक नॉर्मल लेवल पे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी वॉलेटिलिटी नॉर्मलाइज कब होगी? बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में तो वॉलेटिलिटी नॉर्मलाइज हो ही नहीं सकती। छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको छोटी वॉलेटिलिटी भी बड़ी वॉलेटिलिटी नजर आएगी। लेकिन अगर आपको वॉलेटिलिटी को नॉर्मलाइज करना है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? तो इसके भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वॉलेटिलिटी। ये भी हम सब सुपर एडवांस के अंदर कराते हैं, जो कि अभी हम किसी को कोर्स प्रोवाइड नहीं करा रहे सुपर एडवांस वाला। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वॉलेटिलिटी। ठीक है ना? नहीं, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते सर। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड डाउन का है, तो आप 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आ सकते हो। जिस डायरेक्शन में आपका ट्रेड है 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो। ये मेरा कहने का पर्पस है। अगर 2 घंटे के टाइम फ्रेम में इस मूविंग एवरेज के अंदर अगर शॉर्ट ट्रेड है, तो आपको 5 मिनट 15 मिनट में भी शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए आपको। ठीक है? और कोई क्वेरीज? तो मेरे को तो देखो, ये मूविंग एवरेजेस पे लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन इतना जबरदस्त सिस्टम है इसको। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आदमी को डर किससे लगता है? ये देखो, यहां से यहां तक का मूवमेंट देखो आप।
ये मूवमेंट देख के अच्छा अच्छा आदमी घबरा जाता है कि अब तो तेजी है जीबीपी के अंदर, अब तो तेजी है जीबीपी के अंदर। क्यों? 2550 से 2750 चला गया, 2730 चला गया, 150 पिप का मूवमेंट दे दिया, 200 पिप का मूवमेंट दे दिया, अब तो तेजी है। तेजी थी तो ये नीचे क्यों आया इतना ही? अगर तेजी थी तो ये नीचे क्यों आया? तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बाउंस बैक होते हैं, करेक्टिव पीरियड होते हैं, इन ये जो मूवमेंट होता है इनको करेक्टिव मोड बोलते हैं। इनके अंदर हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए, हमें लॉन्ग पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। हम क्या करते हैं, कैंडल की मूवमेंट, प्राइजेक्शन वाले खास तौर से कैंडल की मूवमेंट देख के बाय सेल करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यस दिव्यांग जी, खाली 50 200 नहीं है, मैंने आपको 1600 800 भी बताया है मैंने आपको। एक मूविंग एवरेज और लिख लो, 1200 600। ठीक है ना, ये जो बड़ी बड़ी मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम पे आप चलोगे तो आपको बड़ा कमाल का प्रॉफिट देंगी। और इसके अंदर आपको क्या करना है, मैंने आपको देखो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन बताई है, आपने ध्यान नहीं दी होगी कि कहीं से भी लो से लेकर हाई तक और हाई से लेकर लो तक मैंने 2 साल का डेटा किया। मैं ये नहीं कहूंगा मैंने 10 साल का डेटा छाना है, मैंने 2 साल का डेटा देखा है। बाजार 500 से 600 पिप एक तरफ भगता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। जैसे कि मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, जनवरी 6 का। ये देखो, अब समझना है, जनवरी 6 में यहाँ से एकदम सेलिंग आ रही थी, आखिरी में भी एकदम जबरदस्त सेलिंग दी। फिर यहाँ पे देखो कितना लो था यहाँ पर, 1800, 1845 का लो था। 1845 के बाद उसी दिन कितना हाई लगा, 2100 का हाई लगा, यानी 150 पिप तो इसी दिन भग गया। अगले दिन, अब ये समझना है यहाँ पे, कई लोग क्या सोचते हैं, साइकोलॉजी को समझो, कि अगर इस दिन जीबीपी यूएसडी इतना भगा है, 150 पिप अगर एक दिन में भगा है, तो अगले तो 30 40 पिप तो नीचे आएगा। सोचते ही नहीं सोचते आप लोग। लेकिन अगले दिन ऐसा क्या हुआ, फिर और ऊपर टांग दिया। कितना ऊपर टांग दिया, 2200, मतलब 100 पिप और भग गया। यानी 1850 ले लेते हैं, 1850 से 2200 कितना हो गया, कितना हो गया, 400 पिप हो गया, मोटा मोटा 350 पिप हो गया। फिर ऊपर के लेवल पे देखो, ऊपर नीचे करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। आपको लगा ये नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे और हाई लगा दिया। कितना, 2400 का हाई लगा दिया। कितना लगा दिया, 200 पिप और चला गया, 450 550 पिप, 550 पिप चला गया। 550 पिप के बाद देखो फिर ये नीचे कितना आया, 2450 से 1961। फिर यहाँ से 450 पिप के आसपास नीचे गिरा, फिर और गिरा। तो यहाँ पे कितना हाई लगाया है इसने, 550 पिप तक अगेंस्ट गया आपके। तो इसलिए मैंने बोला 500 से 600 पिप जा सकता है। और ये अब पूरे साल के अंदर जनवरी से लेकर अब तक, आज क्या हो गया, सितंबर हो गया, 600 पिप की ऐसी मूवमेंट नहीं आई है। 600 पिप की ऐसी मूवमेंट नहीं आई है। हाँ, एक बार अभी आई थी आपकी जुलाई के अंदर, उसमें भी देख लेते हैं। मई में आई थी, जुलाई में आई थी, मेरे को याद नहीं है, देखते हैं अभी। जब ये वाला मूवमेंट आया था आपका 3100 तक, ये जब यहाँ पे नीचे चल रहा था, तो यहाँ से 2600 था, 2600 से एकदम भगा यहाँ पर। भगने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर हाई तोड़ा, फिर थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर ऊपर सीधा कितना गया, 3135 तक। कितना, 2600 से लेकर 3135। तो यहाँ पर भी कितना गया, 500 550 पे आपका ऊपर गया। तो इस चीज का बेनिफिट आप ले सकते हो कि भाई इतना मूवमेंट अगर ये गया है, हाँ ये 50 और 200 एमए का क्रॉस ओवर है। अब बताओ इसके अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, इस पीरियड के अंदर अगर आप ट्रेड करते, तो मेरे को बताओ कहाँ नुकसान है, सिस्टम कहाँ नुकसान दे रहा है, मेरे को ये बता दो। ये देखो यहाँ पे कहाँ बाय दिया था इसने, पहले समझना, इसने यहाँ पे पहले बाय दिया इस कैंडल के हाई के ऊपर। इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई है 2545 का, वहां से कितना नीचे आया, 2373, यानी 200 पे मान लेता हूँ मैं, नीचे आया। फिर दोबारा यहाँ पे बाय दिया, जब ये हाई टूटा 2545 का, सीधी मूवमेंट, हाई कितना लगाया, 2845, वहां से नीचे कितना आया, 2591। फिर वापस देखो 2591 से कितना गया, 3140। तो कहने का मतलब है, ये तो देखो यहाँ पे तो क्या था, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, समझो, यहाँ से गया है 2382 से लेकर 2847, तो मोटा मोटा 450 पे। 2800 से नीचे कितना आया, 2842 से नीचे ये आया 2591, 2600 ले लेते हैं। यानी अगर ये 450 पिप गया है, तो 200 पिप इसने नीचे मारे हैं, 200 पिप नीचे मार दिया इसने। तो किसी की पोजीशन अगर फंसी भी होगी इतनी, 400 पिप ऊपर 200 पिप नीचे कवर हो जाएगी।
फिर यहां से जो उसने रैली पकड़ी, यहां से इसने विदाउट रिट्रेसमेंट देखो ऊपर गया, ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट हुआ और फिर ऊपर भागा। ये 550 पिप की रैली थी, ठीक है ना। तो ये 500 से 600 पिप तक ही एक तरफा भागेगा। जो मैंने 2 साल के डेटा 2022 में भी मैंने देखा, एक तरफा जो भगता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ये 500 से 600 पिप भगता है। अब ऐसा नहीं और ज्यादा नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं गया, तो इसका आप एडवांटेज ले सकते हो। इस चीज का मूवमेंट का आप एडवांटेज ले सकते हो बाजार के अंदर, कि जब भी जीबीपी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, जब 300 पिप एक तरफा भग जाए, तो वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि यार ज्यादा से ज्यादा 300 पिप और अगेंस्ट में जाएगा मेरे। तो वहां से आप अपनी रणनीति बना सकते हो लॉट साइज के हिसाब से। लेकिन अब ऐसे मूवमेंट क्या होता है ना, साल में एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। मैक्सिमम 3 बार आ जाएंगे, मैक्सिमम टाइम 3 बार मूवमेंट के बाद उस समय बाजार क्या रहता है आपका, साइडवेज जोन में रहता है। बाजार के जोन में रहता है, साइडवेज जोन में रहता है। तो अभी तक तो देखो डेटा कब आया, जनवरी में आया आपका 500 पिप की मूवमेंट, जुलाई में आई आपकी 500 पिप की मूवमेंट, यानी 6 महीने बाद। अब जुलाई से 6 महीने बाद लगा लो वापस आप, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, वापस जनवरी में ऐसी मूवमेंट आएगी जब नए साल पे बाजार खुलेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इतनी मूवमेंट नहीं आएगी। अभी जो 20 सितंबर को आएगी मूवमेंट, अभी जो आएगी 20 सितंबर को, वो आ जाएगी। उसके बाद जितना भी हाई लो लगाना है बाजार को लगा लेना, उसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बाजार साइडवेज जोन में चला जाएगा आपका। साइडवेज जोन में मतलब, साइडवेज जोन का मतलब है 100-200 पे ऊपर नीचे करता रहेगा, लेकिन वो 500-600 पे वाला मूवमेंट नहीं दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। 100-200-300 पे ऊपर नीचे करता रहेगा, 300 पे ऊपर हो गया, 300 पे नीचे, लेकिन 600 पे वाला मूवमेंट, एक झटके वाला मूवमेंट नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल दिव्यांग जी, आप आरएसआई का यूज करो, स्टोकेस्टिक का यूज करो, बिल्कुल यूज करो। करना भी चाहिए आपको यूज इसको, ताकि आपकी एक्यूरेसी आप इंप्रूव कर पाओ। ठीक है ना। चलो ठीक है गाइस, और कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। आई होप आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफी जानकारियां, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होंगी आपको। जो लोग एवरेज करने वाले हैं उनको मैंने तरीका बता दिया। आप चक्कर क्या है ना, आपके अंदर इंतजार नहीं है कि सर कब 600 पे बगेगा, कब 300 पे बगेगा, कब मैं पोजीशन बनाऊंगा। तो वो ये आप लॉस देते रहो, ज्यादा बेटर है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अगले मंडे विद ए न्यू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय।